ये सन 1972 की एक सच्ची घटना है, जहाँ पर एक प्लेन जिसका नंबर 571 होता है, वो एक रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सैंटियागो चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स है और जब इनका प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स जिसे एंडीज कहा जाता है उसके ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से इनका प्लेन एक बड़ी चट्टान से टकराता है। प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स है वो बर्फ में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जो पैसेंजर्स इसमें बचते हैं वो बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन करते हैं। ये प्लेन के पायलट के पास जाते हैं, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोग बचे हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टेम्परेचर और भी ज़्यादा गिरने लगता है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और प्लेन का वो हिस्सा जो अब भी खुला हुआ है वहाँ से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद ये प्लेन के उस हिस्से को जो खुला हुआ है उसे सामान से और डेड बॉडीज से बंद कर देते हैं। अगले सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि तूफान थम चुका है, लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। ये सब बाहर आते हैं। बाहर अब इतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस जगह पर ही ज़्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते। अब इनके पास खाने का जितना भी सामान होता है ये उस सामान को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा। इन सबको पता है कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि इनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्दी इनके लिए यहाँ पर मदद आएगी, इसीलिए सब के सब यहाँ पर मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। साथ ही जिस जगह इनका प्लेन क्रैश हुआ होता है ये एक वैली होती है, चारों तरफ चट्टानें हैं, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये प्लेन इन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। लेकिन ये जिस जगह पर है वो प्लेन यहाँ से बहुत दूर है, वो इतनी दूर से इन्हें नहीं देख सकते। हालांकि सबकी सब चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन प्लेन इनकी आंखों के सामने से वहां से निकल जाता है। अब इन्हें यहीं पर किसी न किसी तरह से सरवाइव करना होगा जब तक इनके लिए कोई मदद नहीं आती। 3 दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद एक लड़के जिसका नाम नैंडो है उसे होश आता है। होश आते ही वो अपनी बहन के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसे अपनी बहन से पता चलता है कि उसके माता पिता की अब मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो टूट जाता है। इन्हें यहाँ पर पीने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए बर्फ को मेल्ट करते हैं। साथ ही बहुत बड़ा एक्स का साइन भी बना देते हैं ताकि ऊपर से अगर कोई प्लेन गुजरे तो उन्हें इस साइन को देखकर पता चल जाए कि बचे हुए सर्वाइवर इस जगह पर है। अब अगले दिन एक और प्लेन इन्हें ढूंढने के लिए आता है जो इनसे बहुत दूर होता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बैग से एक्स का निशान बना दिया है। इन्हें लगता है कि प्लेन एक्स का निशान देख लेगा। साथ ही इनके पास जो मिरर होता है उस मिरर से ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते ताकि उसकी रिफ्लेक्शन कोई प्लेन तक पहुंचा सके और पायलट को पता चल जाए कि ये सब यहाँ पर है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्लेन एक बार फिर से वहां से वापस चला जाता है। ये समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को इनकी लोकेशन का पता ही नहीं है। अब प्लेन का जो दूसरा हिस्सा होता है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था, ये तय करते हैं कि ये उस हिस्से तक पहुंचेंगे क्योंकि उसमें बैटरीज हैं और अगर ये बैटरीज यहाँ पर ले आए तो हो सकता है कि ये प्लेन की रेडियो से किसी से संपर्क कर सके। और अब इनमें से कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि बैटरीज को लाया जा सके। और जब ये ऊपर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस जगह इनका प्लेन है वो बहुत गहराई में है, इसीलिए रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं देख सकती। अब जब ये ऊपर जाते हैं तो बर्फ खिसकने लगती है, इसीलिए सबको लौट कर वापस आना पड़ता है। अब इसी तरह से 7 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे इनका खाना भी अब खत्म हो चुका है। ना तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं ना ही कोई जानवर, इसीलिए अब इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा।
पत्थरों पर जो मॉस जमा होता है ये उसी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना बेस्वाद होता है कि ये उसे खा नहीं पाते। अब एक दिन नेंडो कहता है कि अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों को भी खाना पड़े जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो मैं वो भी करूँगा। इस बात से कुछ और लोग सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये नैतिकता के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं इनकी भूख बढ़ती चली जाती है। ये अपनी सिगरेट से यहाँ तक कि जूतों के लेसिस को भी खाना शुरू कर देते हैं। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद सबकी हिम्मत टूट जाती है। नेंडो की बहन जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। नेंडो ने इस एक्सीडेंट में अपने माता पिता और अपनी बहन को भी खो दिया और अब इन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए जो इनके पास इनके साथ ही इनकी डेड बॉडीज है ये उसी से अपना काम चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद बर्फ में इन्हें दबा हुआ एक बैग मिलता है और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर रेडियो होता है और रेडियो को ऑन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि उसमें सिग्नल्स नहीं है। इसीलिए ये एक एंटीना बनाते हैं। उस एंटीना की मदद से सिग्नल्स आ जाते हैं। ये रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज़्यादा बार रेस्क्यू टीम को भेजा था, लेकिन कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इन्हें ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि उस प्लेन क्रैश में कोई नहीं बचा था। ये सुनकर इस सब के सब हताश हो जाते हैं क्योंकि अब अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। इन्हें ढूंढने के लिए अब यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। साथ ही यहाँ पर 5 लोग जो मांस नहीं खा रहे थे अब उन्हें भी वही काम करना पड़ता है जिसकी वो खिलाफ थे। अगले दिन इनमें से 3 लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए चट्टानों की ऊपर की तरफ जाते हैं। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है, इसीलिए एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर बर्फीली हवाएं होती है जिसमें इन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह मजबूरी में इन तीनों को वापस नीचे आना पड़ता है। ये बताते हैं कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, ऊपर बर्फीली हवाएं है। अब रात को ये सब के सब जब प्लेन के अंदर होते हैं तभी इनकी प्लेन के अंदर बहुत सारी बर्फ आ जाती है। बहुत सारे लोग प्लेन के अंदर बर्फ में दब जाते हैं। ये अपने साथियों को निकालते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर बर्फ में एक लेडी की मृत्यु हो जाती है। अब इससे पहले कि अपने आप को संभाल पाते तभी इन्हें अजीब सी आवाजें आती है। ये समझ जाते हैं कि बर्फ का तूफान इन तक पहुंच चुका है और तभी बर्फ का तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि इसमें कुछ और लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर एक लड़का जिसका नाम न्यूमा है वो अपना कंट्रोल खो देता है। वो प्लेन की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगता है। ये सब के सब यानी कि इनका पूरा का पूरा प्लेन और बर्फ के नीचे दफन हो चुका है। यूमा की लगातार कोशिश की वजह से कांच का एक टुकड़ा उसके पैर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार कोशिश करता ही चला जाता है और कई घंटों की मेहनत के बाद वो बर्फ की सतह तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अंदर जितने भी लोग होते जो बच गए हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। यूमा देखता है कि उसका पैर जहां से कांच से कटा था अब वो पूरी तरह से जम चुका है। उसे वहां पर कोई दर्द नहीं हो रहा होता। अब इस सब के सब प्लेन के चारों तरफ की बर्फ को हटाकर उसे बाहर निकालते हैं। इनके एक साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि उसे बचाने की कोशिश करते, उसे CPR देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी जेब में एक लेटर भी होता है जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था। ये उस लेटर को अपने पास रख लेते हैं। इन्हें पता है कि अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें निकलने के लिए एक बार फिर से यहाँ से कोशिश करनी होगी। इसीलिए 36 दिन बीत जाने के बाद न्यूमा अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ चलता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद न्यूमा गिर जाता है और जब उसके साथी उसके पैर के जख्म को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो तय करते हैं कि वो न्यूमा को नीचे ले जाएंगी। न्यूमा कहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, मैं अपने आप ही वापस चला जाऊंगा। अब न्यूमा के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर प्लेन का पिछला हिस्सा है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था। उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी ऊपर बुला लेते हैं और अभी देखते हैं कि प्लेन के उस हिस्से में बहुत सारे कपड़े साथ ही खाने का सामान भी है।
और वो बैटरीज भी है जिनकी इन्हें तलाश थी ताकि रेडियो को ऑन करके गवर्नमेंट को मैसेज भेज सके। लेकिन जब ये रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रेडियो खराब है। अब न्यूमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो खाना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो नहीं बचेगा और वो खाना खाकर उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। साथ ही इन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है जिससे ये अपने लिए एक स्लीपिंग बैग बनाते हैं। अब यहाँ पर ये अपने छोटे रेडियो में जो इन्हें पहले मिला था उसमें न्यूज़ सुनते हैं कि एयरफोर्स एक बार फिर से इनके लिए एक रेस्क्यू टीम भेज रही है और ये आखिरी बार होगा जब इन्हें कोई ढूंढने के लिए आएगा। इन्हें यहाँ पर 58 दिन हो चुके हैं। साथ ही न्यूमा जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है वो अपनी ज़िंदगी की अब आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो अपने साथियों को कहता है कि मेरे मरने के बाद तो मुझे अपना खाना बना लेना, इस तरह से मैं अमर हो जाऊंगा। अगर हम में से एक भी इंसान बच गया तो बाकी लोगों की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। इसके बाद न्यूमा की मृत्यु हो जाती है। न्यूमा के इन आखिरी शब्दों से सबको हिम्मत मिलती है और अब इनमें से 2 लोग तय करते हैं कि वो एक बार फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और वो चट्टान की और भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देते। और जब वो चट्टान के टॉप पर पहुंचते तो ये देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन इन्हें पता है कि वापस जाने के बाद भी ये जिंदा नहीं बच सकते। इसीलिए लगातार ये आगे बढ़ना शुरू कर देते और कई दिनों का सफर करने के बाद ये एक नदी तक पहुंच जाते जिसे देखकर ये बहुत खुश होते। वहां से बहुत सारा पानी पीते क्योंकि इन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया है। तभी नदी के दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े पर सवार होता है। पहले तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, इन्हें लगता है कि ये हेलुसिनेट कर रहे हैं और जल्द इन्हें समझ में आ जाता है कि सच्चाई है। ये चिल्ला चिल्ला कर उससे मदद मांगते हैं लेकिन वो इनकी बात समझ नहीं पाता क्योंकि वो इनसे दूर है। इसीलिए वो आदमी पत्थर पर कागज लपेट कर इनके पास फेंकता है। साथ में लिखने के लिए एक पेंसिल भी होती है जिससे दोनों के दोनों अपनी पूरी दास्तान लिखकर उसे वापस फेंक देते। वो आदमी उस लेटर को गवर्नमेंट तक, एयरफोर्स तक पहुंचा देता है जिससे वो एक बार फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वो इन दोनों को अपने घर ले जाता है जहां पर कई दिनों के बाद ये भरपेट खाना खाते। साथ ही इनके साथी जो अब भी बर्फ में फंसे हुए हैं वो रेडियो से सुन लेते हैं कि रेस्क्यू टीम इन तक पहुंचने वाली है। इसीलिए अब ये अपने आप को तैयार करते हैं और जल्दी इनके सामने एक हेलीकॉप्टर आता है जो इन्हें बचाकर वहां से निकाल कर शहर ले आता है जहां पर इन सब के परिवार वाले इनका इंतजार कर रहे होते हैं। सब अपने परिवार वालों को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद इन सब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि अभी सब अपने घर जा सकते हैं लेकिन ये तय करते हैं कि एक और रात ये सब एक दूसरे के साथ बिताएंगे और इस तरह से अपने जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में सबसे सही फैसले लेने की वजह से 45 लोगों में से 16 लोग बच जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।